दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक रोमांचक और सर्वाइवल फिल्म में, जिसकी कहानी बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है। इमेजिन कीजिए कि कोई पूरे 2.5 महीने तक प्लेन क्रैश में एक ऐसी जगह पर फंसा रहे, जहां चारों तरफ बर्फ के पहाड़ों के अलावा और कुछ भी ना हो। ना ही कोई इंसान, ना कोई मदद और ना ही खाने पीने को कुछ। बस हो तो चारों तरफ बर्फ के रूप में फैली बेबसी और निराशा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। तो आइए शुरू करते हैं द सोसाइटी ऑफ द स्नो फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 में, जब उरुग्वे की एक रग्बी टीम अपना मैच खेलने के लिए चिले जा रही थी, जिसमें प्लेयर्स के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे क्योंकि इनमें से कई लोग तो पहली बार प्लेन में सफर कर रहे थे और यह सभी प्लेयर्स पहली बार अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री खेलने के लिए जा रहे थे। प्लेन टेक ऑफ करने के बाद एंडीज माउंटेन रेंज से होकर चिले की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सभी काफी खुश भी थे, इसलिए वो विंडो सीट से बर्फीले पहाड़ों का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक से मौसम काफी खराब हो जाता है और बर्फ का एक बहुत ही तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से जहाज हवा में तेजी से झटके खाना शुरू कर देता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन अंदर बैठा एक पैसेंजर सभी को बताता है कि जब भी प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो टर्बुलेंस होता है और यह कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रहा था, टर्बुलेंस भी बढ़ता जा रहा था और प्लेन और भी तेजी से झटके खा रहा था, जिस वजह से प्लेन के अंदर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है और सभी लोगों के बीच हलचल मच जाती है। पायलट्स इस प्लेन को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक खिलाड़ी तो प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जबकि प्लेन का आगे का हिस्सा बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा जाता है। यह टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीट्स एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और कई लोग तो इसमें कुचलकर मारे जाते हैं। अब जो लोग इस एक्सीडेंट में बच गए थे वो खुद को संभालते हैं और केबिन में मौजूद बाकी लोगों को बाहर निकालते हैं। कुछ लोग बिना देर किए तुरंत पायलट्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों पायलट्स भी मर जाते हैं। इस प्लेन में टोटल 45 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन इस क्रैश के बाद 18 लोगों की जान चली गई थी और सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे थे, जिनके लिए यह बहुत ही दर्दनाक माहौल था, क्योंकि हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। फिर थोड़ी देर में ही रात हो जाती है और बहुत तेज ठंड होने लगती है, जिससे बचने के लिए यह सभी लोग एक दूसरे से लिपटकर बैठ जाते हैं और वहां मौजूद सामान और डेड बॉडीज का यूज करके प्लेन को सभी तरफ से बंद कर देते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आ सके। एक्सीडेंट के बाद सभी की हालत डर के मारे काफी खराब थी और ये लोग अभी भी काफी गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लोग अब नहीं बचेंगे। खैर, जैसे तैसे करके ये लोग रात गुजारते हैं और सुबह जब धूप निकलती है तो वे देखते हैं कि और 4-5 लोग ठंड की वजह से मर चुके हैं। इन लोगों के लिए अच्छी बात केवल यह थी कि अब तूफान रुक गया था। जब ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो उन्हें चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ऐसी जगह और वो भी ऐसे हालात में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उनके आसपास ना तो कोई घर था, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पेड़ पौधे जिससे यह लोग सरवाइव कर सकें। इसलिए ये लोग अपनी कोशिश भर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय तक बचा कर रखने के लिए इंतजाम शुरू कर देते हैं और इसलिए सबसे पहले ये लोग प्लेन की सीट्स को बाहर निकालते हैं ताकि प्लेन के अंदर सभी के लिए सोने की जगह बनाई जा सके। इसके बाद वो घायल लोगों को धूप में लिटा देते हैं और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना शुरू करते हैं। फिर वो बिखरे हुए सभी बैग्स चेक करते हैं जिससे कि खाने का और जरूरी सामान निकाला जा सके, जिसे वो एक अलग सूटकेस में रखते रहते हैं। जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उनकी बॉडीज को अब बचे हुए लोग बर्फ से ढक देते हैं ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके और जब यहाँ मदद पहुंचे तो वो इन बॉडीज को अपने साथ ले जा सकें। ये सब काम करने के बाद वो लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हैं। हालांकि यह सभी जानते थे कि यह खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच जाती। इन सबको लगता है कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि उनका जहाज क्रैश हो चुका है और जल्द ही इन लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम्स भेजी जाएंगी जो इन्हें ढूंढ लेंगी। इसलिए वह सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगते हैं। असल में जिस जगह उनका प्लेन क्रैश हुआ था वह एक वैली थी जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और इसी वजह से रेस्क्यू टीम्स के लिए उन्हें तलाशना बहुत ही मुश्किल था। वो लोग वहाँ से निकलने के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, जिसे देखकर ये सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि प्लेन को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाए। लेकिन वह प्लेन काफी ऊंचाई पर था
और इसी वजह से वह नीचे फंसे हुए लोगों को देख नहीं पाता और उनकी नजरों के सामने से होते हुए गायब हो जाता है। फिर कुछ समय बाद रात हो जाती है और यह सभी एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और अंदर मौजूद लगेज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर देते हैं। यह रात भी गुजर जाती है और अगली सुबह नांदो नाम के एक लड़के को होश आ जाता है, जो कि प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा था। नांदो की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद वह अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। जब नांदो सभी से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। यह सुनकर उसे काफी दुख होता है। तब हम देखते हैं कि कुछ लोग जमीन पर एक्स का साइन भी बनाते हैं ताकि ऊपर से गुजरने वाले जहाज को उनकी मौजूदगी का एहसास हो सके। तभी किस्मत से एक और प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है, जिसे देखकर यह लोग बहुत खुश हो जाते हैं और शीशा चमकाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह प्लेन भी यहाँ से चला जाता है। इन लोगों को लगता है कि शायद इस प्लेन ने उन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द उन तक मदद पहुँच जाएगी, लेकिन इसी तरह एक रात और गुजर जाती है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता। तभी उन्हें ख्याल आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज पड़ी थी और अगर वह उन बैटरीज को ला सकें तो उनकी मदद से वो प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बना सकते हैं। सभी को यह आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं था जितना कि वह सोच रहे थे, क्योंकि जहाज का पिछला हिस्सा जो कि क्रैश के दौरान टूटकर अलग हो गया था, वह पहाड़ी के उस पार बहुत दूरी पर था। खैर, उन्होंने इस काम को अंजाम देने का फैसला किया और इसके बाद उन्होंने वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन गियर्स बनाए और ग्रुप के 4 लोग उन बैटरीज को लाने के लिए चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया और तब जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि इतने सारे बर्फ और पहाड़ियों के बीच किसी को भी उनका प्लेन नहीं दिखा होगा और इसीलिए अभी तक कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। अब यह लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ मौजूद बर्फ खिसकने लगती है। यह देखकर डर के मारे ये लोग वापस लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो जाता है। अब यह इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास ना तो कोई जानवर था और ना ही कोई पेड़ पौधे, इसलिए अब उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अब नांदो कहता है कि अगर उसे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़े तो वह खुद को जिंदा रखने के लिए यह भी करेगा। जल्द ही इन सभी के बीच बहस होने लगती है कि उन्हें मरे लोगों को खा लेना चाहिए या फिर खुद भूख से मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, जिसके बाद वो सब अपने पेट पर पत्थर रखकर गुजारा करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ती चली गई और भूख के चलते प्लेन क्रैश के 9वें दिन नांदो की बीमार बहन भी मर जाती है। नांदो ने इस तरह अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन को भी खो दिया था। समय गुजरता रहता है और ये लोग जैसे तैसे करके खुद को 9 दिनों तक जिंदा रखते हैं, लेकिन अब तक उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब उनके पास सिवाय इसके कोई और चारा नहीं था कि वो डेड बॉडीज खाएं। इसलिए वो लोग उन डेड बॉडीज को खाने का फैसला करते हैं और डेड बॉडीज काटने के लिए सबसे पहले 4 लोग प्लेन से बाहर आते हैं और एक लाश को काटकर खाने लगते हैं। उन लोगों को मांस खाता देखकर कुछ और लोग भी अपना मन बदल लेते हैं और बेबसी में वे भी मांस खाने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मौत तक मंजूर थी, पर किसी दूसरे इंसान का मांस खाना मंजूर नहीं था। अब एक दिन उन्हें बर्फ में दबा एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर एक रेडियो था। रेडियो को ऑन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें सिग्नल नहीं है। फिर वो लोग वेस्ट मटेरियल्स को जोड़कर एक एंटीना बनाते हैं और तब उन्हें उस रेडियो पर एक न्यूज सुनाई पड़ती है जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार ने उनकी खोज में कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे और 60 से भी ज्यादा हवाई जहाजों को उनकी तलाश में भेजा था। लेकिन जब इतनी कोशिशों के बावजूद भी उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल सका था तो सरकार ने उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर करके रेस्क्यू ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। यह खबर सुनकर ग्रुप के सभी लोगों की हिम्मत टूट जाती है और अब उन बचे हुए 5 लोगों में से जिन्होंने डेड बॉडीज को खाने से इनकार किया था, 4 लोग मांस खा लेते हैं। अब ग्रुप के 3 लोग दोबारा से जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढकर उसमें लगी बैटरीज को लाने का फैसला करते हैं ताकि वह उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बना सकें और उन्हें बता सकें कि वह अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद वो लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल जाते हैं और कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े मिलते हैं और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी, जो कि क्रैश के वक्त प्लेन से बाहर गिर गया था। वो लोग उसकी लाश को दफना देते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वह सब काफी थक जाते हैं और एक चट्टान की आड़ में छिपकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वह सभी बर्फ से ढके हुए थे और इन तीनों की हालत काफी खराब थी। अब इनमें आगे बढ़ने की ताकत तो बिल्कुल भी नहीं बची थी
इसलिए यह सभी प्लेन के एक टुकड़े की स्लाइड पर बैठकर वापस लौट आते हैं। उन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में उदासी छा जाती है और तब निराशा में वो आखिरी इंसान भी मांस खा लेता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और वो लोग किसी तरह अपने आप को 17 दिनों तक जिंदा रखते हैं। लेकिन अब बाहर का मौसम काफी खराब होने लगा था, इसलिए तूफान से बचने के लिए सभी प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। तभी एक बड़ा तूफान आता है और उस प्लेन को बर्फ से भर देता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर निकल आए थे वह इस हादसे से काफी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत दिखाते हुए वो बर्फ को खोदकर अंदर दबे लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। सभी लोग तो समय रहते बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक लड़की बर्फ में काफी नीचे तक दब गई थी, जिसकी वजह से उसका दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अभी यह लोग इस हादसे से अच्छी तरह संभल भी नहीं पाए थे कि तभी पहले से भी ज्यादा तेज एक और तूफान आता है और यह सभी दोबारा से बर्फ में दब जाते हैं। यह तूफान इतना तेज था कि पूरा का पूरा जहाज बर्फ से भर जाता है, जिससे कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। अंदर फंसे लोगों के पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब उनमें से एक लड़का जल्दी से जहाज की छत में एक छेद बनाता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और दम घुटने से बचा जा सके। कुछ घंटों बाद वो सब खुद को संभाल पाते हैं और कुल 8 डेड बॉडीज को इकट्ठा करके उन्हें कोने में रख देते हैं। अब उन्हें अंदर दबे हुए 2 दिन, जबकि कुल मिलाकर फंसे हुए 18 दिन बीत चुके थे। 2 दिनों के बाद उनका भूख से बुरा हाल हो गया था और अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वह अंदर मौजूद डेड बॉडीज का मांस खा लें। लेकिन ऐसा करना इन सभी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि यह सभी डेड बॉडीज उनके अपनों की थी। अब यह सब देखकर नुमा नाम का एक लड़का गुस्सा और निराशा में प्लेन की खिड़की को तोड़ने लगता है और इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है। लेकिन उसके बाद भी वह नहीं रुकता और बर्फ में छेद करता रहता है और काफी मेहनत के बाद वह सब ऊपर की तरफ छेद करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वह सभी बाहर निकल आते हैं। पहले तो वो जिंदा बचे रहने की खुशी मनाते हैं और फिर बर्फ को खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लगते हैं। इस दौरान नुमा नोटिस करता है कि उसके पैर में जो चोट लगी थी अब उसमें कोई भी दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उसके घाव को सुन्न कर दिया था। हालांकि वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बर्फ को खोदना जारी रखता है। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ को खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ ही घंटों में प्लेन बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वे सभी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे इन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और उस दौरान चढ़ाई को पार करना थोड़ा आसान होता। देखते ही देखते 34 दिन गुजर जाते हैं और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था। अब जो लोग पहली बार प्लेन की तलाश में गए थे उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वे दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थे। तब हम देखते हैं कि अगले दिन हालत बहुत खराब होने की वजह से उनमें से कोको नाम का एक लड़का भी मर जाता है। तब 36वें दिन वो लोग फैसला करते हैं कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो जहाज के बैक साइड से बैटरी लाकर बाहर की दुनिया को इन्फॉर्म करना होगा, वरना वो सब एक एक करके मारे जाएंगे। जिसके बाद ग्रुप के 4 लोग रॉबर्टो, नुमा, नांदो और टिंटिनू पर चढ़ाई करने का फैसला करते हैं। ये लोग ठंड से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहनते हैं और प्लेन की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें प्लेन कहीं दिखाई नहीं देता। तभी नुमा चक्कर खाकर गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगने की वजह से इन्फेक्शन हो गया था। फिर बाकी तीनों लोग तय करते हैं कि वो नुमा को वापस नीचे ले जाएंगे, लेकिन नुमा अकेले ही नीचे जाने का फैसला करते हुए उनसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर नुमा वापस लौट जाता है। अब वो 3 साथी कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ प्लेन का पिछला हिस्सा था और जो चट्टान से टकराने के बाद टूट गया था। उसे देखकर यह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। जब यह तीनों चेक करते हैं तो इन लोगों को बैटरीज के अलावा ढेर सारे कपड़े, रम की बोतल्स और सिगरेट के पैकेट भी मिलते हैं। वो लोग बैटरीज को प्लेन के रेडियो में डालते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो खराब हो चुका था। इस तरह अब उनकी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाती है। उधर नुमा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और अब उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। नुमा खाना पीना भी बंद कर देता है ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना बचाया जा सके, क्योंकि वह यह जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब ग्रुप के कुछ लोग एक बार फिर प्लेन के पिछले हिस्से तक इस उम्मीद में जाते हैं कि उन्हें काम लायक कुछ मिल सके। इस बार किस्मत उनका साथ देती है और उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है, जिसकी मदद से वो लोग स्लीपिंग बैग बनाते हैं। इसके बाद वो लोग रेडियो पर एक खबर सुनते हैं कि प्लेन क्रैश को 58 दिन गुजर जाने के बाद अब सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। यह खबर सुनकर सभी में दोबारा से जान आ जाती है और जिंदा बचे रहने की उन्हें एक छोटी सी उम्मीद मिलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सबको वहीं रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोग कहते हैं कि अगर वह यहीं रहे तो कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक दिन नुमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है और नुमा की भी मौत हो जाती है। नुमा की यह हालत देखकर अब ग्रुप के 3 लोग
दोबारा से मदद की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये तीनों स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। इस बार इन तीनों ने ठान लिया था कि वह हर हाल में इन पहाड़ों को पार करेंगे और चिले तक पहुंचकर सभी के लिए मदद बुलाएंगे। यह तीनों बिना रुके चढ़ाई करते रहते हैं और जब रात होती है तो वह उस स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं और पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऊपर का नजारा देखकर उनकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे और इसका मतलब उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। उनके मन में ख्याल आता है कि वह सभी वापस मुड़ जाएं, क्योंकि इस सफर को पूरा करने के लिए उनके पास 3 लोगों का खाना नहीं था। तब टिंटिन अपना खाना उन दोनों को दे देता है और खुद वापस लौट जाता है, ताकि नांदो और रॉबर्टो दोनों इस सफर को पूरा कर सकें। हालांकि यह सफर काफी लंबा और चैलेंज से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये दोनों हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाती है और ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां ऊपर के मुकाबले बर्फ काफी कम थी। वहां पहुंचने पर इन दोनों को एक नदी मिलती है, जहां रुककर वो दोनों पानी पीते हैं। जब वो पानी पी रहे थे तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद में वो कई दिनों से चल रहे थे। दरअसल उनकी नजर घोड़े पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये दोनों जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी उनकी बात नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वह उनसे काफी दूर था और बहते हुए पानी के शोर में कुछ भी साफ साफ सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वो एक पेपर और पेंसिल एक पत्थर के साथ बांधकर नदी के उस पार फेंक देता है, ताकि ये दोनों लिखकर उसे अपनी बात बता सकें। और इस तरह ये दोनों उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख देते हैं। उसके बाद यह आदमी इस बात की खबर सरकार को देता है और खबर मिलते ही सरकार इन सभी लोगों को बचाने का मिशन चालू कर देती है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और इसलिए बहुत जल्द वहाँ रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है। अब बर्फीले पहाड़ों के बीच फंसे लोग भी यह खबर रेडियो पर सुन लेते हैं और खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसके बाद वो सभी अपने हाथ मुंह धोते हैं और अपना अपना सामान पैक करके रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। और तब रेस्क्यू टीम नांदो को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और इस तरह प्लेन क्रैश के 72 दिनों के बाद आखिरकार इन लोगों को बचा लिया जाता है। इसके बाद इन सभी लोगों को शहर लाया जाता है, जहां यह लोग अपने परिवार वालों से मिलते हैं और शहर के सभी लोग इनका स्वागत हीरोज की तरह करते हैं। इस तरह मूवी के एंड में हमें यह पता चलता है कि इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिनमें से इस हादसे में सिर्फ 16 लोगों की जान बच सकी थी। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनी यह फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर किसी एक्साइटिंग मूवी के साथ।